हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो जैसा कि हमने सीरीज चला रखा है अपने सीटेट के बच्चों के लिए, स्टेट टेट के बच्चों के लिए और जो भी जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और साथ के साथ जो भी बच्चे सीबीएसई के स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम में चलिए दोस्तों, आज हम लोग 6th क्लास का भूगोल विषय का जो लेसन नंबर 2 है वो लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं और इसके हर एक महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं और जानते हैं। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर थोड़ी सी चपटी है। आप लोग ये जो ग्लोब का 2.1 का जो ग्लोब का चित्र है इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इसका नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है और जो इसका साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर ये थोड़ी सी चपटी है। और जो इसका पश्चिम और पूर्वी छोर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी दबी हुई है। तो इन दोनों माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चपटी है और पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव के ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई है। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देख सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास ग्लोब अवेलेबल है वो लोग ग्लोब को ज़रूर देखें, और अगर आपके घर में ग्लोब अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपने विद्यालय के अंदर जा कर के, ये हम स्कूल के बच्चों के लिए बता रहे हैं कि अपने विद्यालय के अंदर जा कर के जो आपकी सोशल साइंस की लैब होगी वहाँ पर भी आप जा कर के ग्लोब को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं आकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे ग्लोब हो सकते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला, बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर और गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर काफ़ी बड़े ग्लोब होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी कठिन होता है। दूसरा, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो गुब्बारे जैसे फुलाने वाले भी ग्लोब होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के आजकल मार्केट में ग्लोब आने लग गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि आज हम लोग सारी रेखाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कौन सी रेखा, यानी कि आपको पता होगा देशांतरीय रेखा आपने नाम सुना होगा, अक्षांशीय रेखा आपने नाम सुना होगा, विषुवत रेखा आपने नाम सुना होगा, है ना, अक्षांश आपने नाम सुना होगा। आज हम इन सारी रेखाओं के बारे में इस लेसन के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी रेखा क्या क्या काम करती है और कहाँ से कौन सी रेखा निकलती है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल आराम से वीडियो को धीरे धीरे देखते रहें। और आपको कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लेसन को आराम से देखिए, आपको पूरा लेसन बहुत आराम से अच्छे से समझ में आएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता जाऊँ उसको आप लोग अपने डायरी में नोट करते जाएँ। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती नहीं है और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि क्या भाग बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर एक अक्ष होता है। ठीक है, यानी कि वो दो बिंदुओं में बटी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ग्लोब ये देखिए, हमारा ग्लोब ये रहा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक देखिए, एक ये नॉर्थ पोल यानी कि हमारे दक्षिणी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुव पर है, दूसरा साउथ पोल यानी कि हमारे दक्षिणी ध्रुव पर है। यानी कि ये देखिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या कहा गया है, एक अक्ष रेखा कहा गया है। दोस्तों ये जो लंबी सी रेखा यहाँ बनेगी इसको अक्ष रेखा कहा गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। ये देखिए मैं लकीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो रेखा है इस रेखा के माध्यम से इसको बनाया गया है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अक्ष जो कहते हैं दोस्तों,
तो ये जो अक्ष होता है ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैप के आंकलन के लिए ऐसी रेखा का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग अक्षीय रेखा कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अक्षीय रेखा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन से ग्लोब में होता है ये होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। याद रखिएगा कि जो हमारी धरती है ये कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है। याद रखिएगा, पश्चिम से घूमना स्टार्ट करती है और पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यानी कि समझ लीजिए जैसे आपने कोई लट्टू लिया और आपने पश्चिम कौन सा साइड? गुजरात वाली साइड। आपने भारत का नक्शा सभी साथियों ने देखा होगा, हमारे 6ठी क्लास के बच्चों ने भी देखा होगा। बच्चों, जो गुजरात वाली साइड है उस साइड से जब आप लट्टू को घुमाएंगे तो वो कौन सी साइड घूमेगा? वो घूमेगा अरुणाचल प्रदेश। आप लोग नक्शे में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश किधर है और गुजरात किधर है। तो जब आप गुजरात वाली साइड से इसको घुमाएंगे तो वो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड घूमेगा। और इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, आपको मैं घूर्णन और परिक्रमण भी आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि आसान भाषा में घूर्णन का मतलब होता है जो पृथ्वी अपने आप घूमती है। जैसे मान लीजिए आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई घूर्णन। लेकिन आप एक झूले के अंदर बैठे हैं और झूला आपको घुमा रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया परिक्रमण। ठीक है, आई होप कि आपको घूर्णन और परिक्रमण भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि हमारी जो धरती है वो किधर से किधर घूमती है। और सारे सीटेट के बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन आता है कि हमारी धरती कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर परिक्रमण करती है, घूर्णन करती है। तो आपको लगाना है पश्चिम दिशा से स्टार्ट करती है और पूर्व दिशा से घूमती है। यानी कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम से स्टार्ट होता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, और आओ आगे कर सीखें। ये सारे अपने स्कूल के बच्चे जो हैं ये देखेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं बेटा। हाँ, चलिए आगे करते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये विषुवत वृत्त दिख रहा है बच्चों आपको सभी को, और सारे सीटेट वाले फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा विषुवत वृत्त। ठीक है, ये धरती को क्या करता है? ये बराबर भागों में बांटता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि देखिए विषुवत वृत्त ने बांट दिया। अब ये जो ऊपर का जो गोला है, देखिए ये लिखा भी हुआ है ऊपर में, देखिए उत्तरी ध्रुव लिखा है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए 20 उत्तर, 40 उत्तर, 60 उत्तर, 80 उत्तर। तो यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसी तरीके से ये धरती का नीचे का हिस्सा, ये चित्र में दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग समझ जाइए कि नीचे भी इसी तरह से जैसे ऊपर बटा है ऐसे ही विषुवत वृत्त के नीचे भी बटा है, उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, तो धरती को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा बांटती है, विषुवत वृत्त। याद रखिएगा, वृत्त कैसा होता है दोस्तों? गोल होता है। देख लीजिए ये भी गोल है और ये धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। खाली सुनिएगा नहीं, कॉपी पेन लेकर के नोट भी करिएगा सीटेट के साथ ही स्पेशली, तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसके जो समानांतर रेखाएं देख रहे हैं, देखिए ये विषुवत वृत्त है, इसके समानांतर देखिए ये 20 उत्तर, 40 उत्तर, 60 उत्तर, 80 उत्तर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश समानांतर रेखा। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त के समानांतर कौन सी रेखाएं होती हैं, तो आपको लगाना है क्या? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि ये बताइए कि अक्षांश रेखाओं को किस पर मापा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा अक्षांश रेखाओं को अंशों पर मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विषुवत वृत्त अन्य अंशों अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अंततः इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 1/4 यानी कि 90 अंश। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, 90 को अगर आप चौथाई में बांट दोगे, 360 के चौथाई में बांट दोगे तो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। समझ में आ गया? यानी कि 90 को जब हम चौथाई में बांटते हैं तो 360 का डायग्राम बनता है, राइट। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि हर जो इसका कोना है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसको इन्होंने 90 अक्षांश में मापा है। ठीक है, खैर यहाँ से इस तरह का कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए जानना ज़रूरी है ताकि हम एक भी पॉइंट को छोड़े नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है, अगर कई साथियों को कोशिश करना हो तो वो लोग कर सकते हैं ये एक्टिविटी। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो कोना होता है उसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देख लीजिए ये जो रेखाएं हैं, ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो विषुवत वृत्त देख रहे हैं आप, इसके ऊपर देखिए एक रेखा है 20 वाला, 40 वाला, 60 वाला, 80 वाला, ये सारा उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से नीचे 20 वाला, 40 वाला, 60 वाला, 80 वाला नीचे भी है विषुवत वृत्त के, इसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आई होप कि आपको अक्षांश तो अच्छे से पता लग गया होगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में बोलो हेरिजोंटो। ठीक है, बोलो हेरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में, बोलो हेरिजेंटो विषुवत वृत्त के बीच अक्षांश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 अक्षांश उत्तर अक्षांश पर है तथा हेलो हेरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चित्र 2.2 में स्पष्ट रूप से जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है, देखिए आप मैप में साफ, ये देखिए ये दिख रहा है साफ साफ कि ये हमारा बीच में 0 अक्षांश पे हो गया विषुवत वृत्त, दिख रहा है सभी को। ठीक है, और ऊपर जो है उसे कहा गया उष्णकटिबंधीय, नीचे जो है वो कहा गया जो ऊपर का है ये जो देख रहे हैं विषुवत वृत्त के, इसको उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म प्रदेश है। ठीक है, ऊपर देख रहे होंगे आप लोग कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, नीचे देख रहे होंगे आप लोग मकर रेखा गुजर रही है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि विषुवत वृत्त के दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको क्या लगाना है, मकर रेखा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताइए कि विषुवत वृत्त के दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको लगाना है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो विषुवत वृत्त का दक्षिणी अक्षांश है वो कैसा है, तो आपको लगाना है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए लिखा भी हुआ है साफ साफ, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ठंडा प्रदेश। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि विषुवत वृत्त के उत्तरी अक्षांश कैसा है, तो आपको लगाना है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ये भी ठंडा प्रदेश है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों ठंडे ही प्रदेश है। उसके बाद देख लीजिए उत्तर ध्रुव जो है यानी कि हमारा नॉर्थ पोल ऊपर देख लीजिए, नीचे साउथ पोल देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त कितने अक्षांश पर खींचा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 0 अक्षांश पर। ठीक है, सभी लोग से आंसर सुन लीजिए, पूछा जाएगा कि विषुवत वृत्त कितने अक्षांश पर खींचा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 अक्षांश पर। कर्क रेखा कितने पर बताइए, 23.5 लगा दीजिए, 23 1/2 उत्तर, या मकर पूछा जाए तो 23 1/2 दक्षिण। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपसे उत्तरी ध्रुव पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे 66 1/2 उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे 66 1/2 दक्षिण। अब कई साथियों को लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप लोग ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और आपको जब ऐसे क्वेश्चन टकराएंगे तो अपने आप इन सब बातों को ध्यान से सुनना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें अपनी गलतफहमी से बाहर आने के लिए। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 उत्तर ध्रुव 90 उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिण तथा अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं ये भी हैं। आई होप कि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 1/2 दक्षिण उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 1/2 दक्षिण, और विषुवत रेखा वृत्त के 66 1/2 उत्तर एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66 1/2 दक्षिण में ध्रुव वृत्त है। ये सारा मैंने बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। ठीक है, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं सीधी सतह पे मारते हैं तो उसका फोकस कम बनता है, जबकि फ्लैट सतह पर मारते हैं थोड़ा सा तिरछा करके तो वो ज़्यादा फैलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बच्चों के लिए था। बच्चों आप लोग चाहें तो गत्ते के माध्यम से ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखिए ये देख रहे हैं ना आप, मैं आपको देखो मैप के माध्यम से समझाता हूँ सभी दोस्तों को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये लिखा है जो जब ये तिरछा होता है दोस्तों। ठीक है, आपने पता है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर ये तिरछा होता है, तो सूरज की रोशनी वहाँ पर दोनों साइड से प्रॉपर पहुँच नहीं पाती है, तो इसीलिए उस प्रदेश में ठंड की मात्रा जो होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है। पैराग्राफ बिल्कुल आसान भाषा में ये कहना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अब देशांतर के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखो देशांतर आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैंने बताया था क्या विषुवत वृत्त के बारे में, वो कैसा था ये देखिए। एक बार पहले मैं विषुवत वृत्त दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। विषुवत वृत्त दिखा सभी को, एक बार मैं तीर लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सभी को मैं चाहता हूँ अच्छे से सभी चीज़ें जो है बच्चों को क्लियर हो। ये देखिए ये है विषुवत वृत्त। ठीक है, दिख गया सभी को विषुवत वृत्त। ये देखिए एक बार मैं और दिखा देता हूँ, ये देखो बेटा, ये रहा, देखिए ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा विषुवत वृत्त। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। और उसके अलावा एक मैंने और बताया था, क्या बताया था, ये देखिए ये विषुवत वृत्त के जो है अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। देखिए ये दिख गया ना सारा। अब देखिए अब आगे चलते हैं अगली रेखा की ओर, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना बने। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ये देखिए देशांतर रेखाएं देखो सारे बच्चे। ठीक है, ये देखो देशांतर रेखाएं, ये सारी देख रहे हैं, ये लंबी लंबी जो रेखाएं हैं ये सारी की सारी जो होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी, चाहे ये नीचे से ऊपर भी आ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि विषुवत रेखा क्या होती है और देशांतरीय रेखा क्या होती है। तो चलिए फिर हम लोग देशांतरीय रेखा के बारे में समझते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप समूह एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 200 अक्षांश पर स्थित हैं। उनका सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर, यानी कि देशांतरीय याम्योत्तर मतलब देशांतरीय रेखा
ठीक है ना। यहाँ लिखा है देशांतरीय यामियोत्तर का मतलब देशांतरीय रेखा से है। कहते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामियोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ वो मैप। ये देखिए, आपको देख रहा है, देखिए ऊपर जो है उत्तर में कहाँ कितना दिखा रहा है ये देखिए सभी लोग, ये देखिए मैं आपको एक बार इसके माध्यम से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए उत्तर में कितना दिखा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। उत्तर में दिखा रहा है 180, दिख रहा है सभी को, ये देखिए 180 दिखा रहा है उत्तर के अंदर 180। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सभी दोस्तों को, ये देखिए 180 दिख रहा है सभी को, ये 180 लिखा हुआ है उत्तर में 180। ठीक है, और दक्षिण में कितना दिखा रहा है, दक्षिण में दिखा रहा है 0, ये दिख रहा है सभी को, देखिए ये रहा, दक्षिण में दिखा रहा है कितना 0, ये दक्षिण में 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को, दक्षिण में 0 होता है और उत्तर में कितना होता है 180। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि देशांतरीय जो है वो उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है, तो आपको लगाना है 180, 180। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि वो उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर कितना होता है, तो आपको लगाना है 0। और उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे, देखिए जैसे ये 50 है, 150 है, 120 है, 90 है, 60 है, ये कैसे बांटता है, ये टाइम के डेफिनेशन को बांटता है। जैसे आपको लगता होगा ना कि जब हम इंडिया में हैं तो हमारी इंडिया के अंदर भाई अभी रात हो रही है, तो अमेरिका में दिन कैसे हो रहा है, यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में रात के 10 कैसे बज रहे हैं, यही काम करता है, देशांतरीय रेखा समय के विभाजन का काम करता है। तो चलिए फिर आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अभी समझाया मैंने आपको, जहाँ सभी देशांतरीय यामियोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामियोत्तर की लंबाई होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य शाखाओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर से तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। अभी मैंने समझा दिया, 0 देशांतर जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर और 180 आप पूर्व मानिए या पश्चिम मानिए, यह आपका जो है उत्तरी अक्षांश से चालू होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये बताइए कि दक्षिणी ध्रुव पर कितना होता है, उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है। उत्तरी ध्रुव पर आए 180 मारिए, दक्षिणी ध्रुव पर आए 0 मारिए। ठीक है, और बच्चों आपको भी समझ में आ रहा है, छठी के बच्चों आप भी ध्यान से समझेंगे बेटा तो आपको भी समझ में आएगा। पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामियोत्तर तथा 180 यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है साफ साफ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको तीर के माध्यम से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये जो है लाइन, ये जो लाइन है ये देखिए। ठीक है, ये किस तरीके से बांट रहा है। ठीक है, चीज़ों को तो बांटता है। अब गोलोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामियोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपकी किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। और उदाहरण के लिए असम में ध्रुवरी 26 उत्तरी अक्षांश एवं 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु ध्रुवरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, एक्टिविटी जो है ये कर लीजिएगा, और जो हमारे सीटेट के बच्चे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये मैप देख सकते हैं आप सभी लोग, ये देखिए मैप, ये मैं मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। काफ़ी बड़ा मैप है ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग,
ये हो गया हमारा हिंद महासागर, ये हमारा भारत। प्रशांत महासागर देख सकते हैं आप, अटलांटिक। उसके बाद ये प्रशांत महासागर की तरफ ही उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह है। तो चलिए आगे चलते हैं। देशांतर और समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर और समय, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, सूर्य को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो ऑप्शन में आपको क्या लगाना है दोस्तों? ऑप्शन में लगाना है चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति। चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अंततः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति। ठीक है, ये समय का सबसे अच्छा साधन है। लिखा भी है, देखिए आप ये कि अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से हम समय का सबसे अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया कि स्थानीय समय लगाने का, यानी कि पहले जब लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग सूरज की परछाई से समय का अनुमान लगाया करते थे। और जब सूर्य की परछाई सबसे लंबी बनती थी तब मानते थे कि अभी जो है दोपहर है, और जैसे जैसे परछाई छोटी होने लगती थी मानते थे शाम होने वाली है, और जैसे जैसे परछाई लंबी होती रहती थी तो सोचते थे कि मॉर्निंग से आफ्टरनून, यानी कि सुबह से हम लोग दोपहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब सूर्य अपने उच्चतम शिखर पर होता है तब कितने बजते हैं, तो आपको लगाना है तब 12 बजते हैं, तब दोपहर होता है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अंततः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। दोस्तों, क्या बताया मैंने कि आपसे पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है, तो 360 डिग्री। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, और जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो याद रखिएगा घूर्णन और परिक्रमण। अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने साथी हैं हमारे वो सभी जाकर के देखें, ओल्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, तभी उनको विश्वास होगा कि पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट में घूमती है। अब आपसे जितने डिग्री पूछे, 15 पूछे, 18 पूछे, 17 पूछे, उसको आपको क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आपको दे देना है। ठीक है, 15 पूछे तो 4 से 15 चौके 60, तो 15 डिग्री कितनी देर में घूमेगा? तो 60 मिनट में घूमेगा, 1 घंटे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि 12 बजे होंगे तो कितना डिग्री पर होगा, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। वेरी सिंपल। अगला है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो कितने बजते हैं घड़ी में, तो यहाँ पर इसका जवाब दिया हुआ है 12 बजते हैं। ठीक है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। ठीक है, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर है। देखिए आप इसको समझते हैं। होता है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश
के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। और भारत का मानक समय कितना है? 1/2 पूर्व, ठीक है, या 82.30 पूर्व। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय क्या है, तो या तो ऑप्शन में होगा 82/1/2 पूर्व या 82.30 पूर्व, ठीक है। आपको ये आंसर लगाना है। कई बार आपको सब जगह 82.30 दे देगा, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर करके देगा, तो आपको याद रखना है, पूरा याद रखना है 82/1/2 पूरब या 82.30 पूरब, ठीक है। मानक याम्योत्तर माना जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय का नाम दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कबीर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82°30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। आपने देखा होगा कि जो इंग्लैंड के साथ हमारा मैच होता है दोपहर में, तो हम लोग शाम को देख पाते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानकों समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी का एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसका जवाब होना चाहिए 24 या 24 बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतरीय तक क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। यानी कि एक समय क्षेत्र कितने देशांतर को घेरता है? 15 देशांतर तक को घेरता है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हमारा सारा एनसीईआरटी का जो सीटेट में रेलिवेंट हो, जीके के लिए रेलिवेंट हो, ठीक है, उसके अलावा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से रीड करते हैं, उनको समरी का काम होता है, उनके लिए हो, तो सभी के लिए ये रेलिवेंट है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।